नमस्कार साथियों, मैं किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल के बारे में हिसाब किताब को बराबर करते हैं। कल जो 6 मई को पूछा गया सवाल है उसको देखेंगे। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला को देखते हैं। कहता है कि एक पाइप एक टंकी को पानी से 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 12 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह भरने में 20 घंटे का समय लेती है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह भरने में 20 घंटे के समय लेती है। कितने समय में रिसाव पूरी भरी हुई टंकी को खाली करेगा? यानी कि कहता है कि एक कोई टंकी है इस प्रकार से, ठीक है, और यहां पर एक पाइप है ए जो कि पानी को भर रहा है, ये ए और यहां पर एक लीकेज है जो कि बी है, इसमें से पानी को खाली कर रहा है। यहां से बी एक नाम है। तो ए जो है ना वो ए को भरने में 12 घंटे का समय लेता है, यानी कि पानी 12 घंटे में भर सकता है। तो टंकी के तल में रिसाव होने के कारण और ये जो भर रहा है इधर से पानी गिर भी रहा है, तो वो ए माइनस बी जो है ना इस प्रक्रिया में ए माइनस बी इस प्रक्रिया में उसको समय लग रहा है आपका 20 घंटा लग रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल 20 दिया, इसका एलसीएम लेकर 60 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो यानी कि 3 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और इसको कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है और ए माइनस बी जो है वो दोनों मिलके यहाँ पर तो काम कैसे होगा? देखिए ए जो है वो क्या है, ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है, तो बी 1 घंटे में कितने लीटर से खाली कर दे कि यहाँ पर वो 3 घंटे मतलब एक घंटे में 3 लीटर जो भी मानिए आप, तो 3 कैसे होगा? बी 1 घंटे में 2 लीटर खाली करेगा, हर घंटे 2 खाली करेगा, तभी तो 5 माइनस 2 3 के बराबर होगा। तो बी हर घंटे 2 लीटर पानी खाली कर रहा है और टोटल पानी कितना है? 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी हर घंटे 2 करके खाली कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है, टोटल पानी 60 लीटर है, 60 बटा 2 बराबर कितना लीटर? कितने घंटे का? यानी कि 30 घंटे का समय लग जाएगा उसको। तो उम्मीद करें चीजें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। आइए, अगला सवाल कहता है कि एक गांव में यदि पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात 3:2 है तो गांव में पुरुषों की प्रतिशत कितना है? कुछ नहीं करना है, जैसा बोला गया वैसा करेंगे। कह रहा है कि पुरुष का मतलब क्या होता है? मेल, और महिला का मतलब फीमेल। इसका दोनों अनुपात में दे रखा 3:2। किसका अनुपात पूछा गया? मेल का अनुपात पूछा गया, तो 3 रखेंगे। दोनों का टोटल जनसंख्या कितना है? 3 और 2 5 है, 5 है गांव में, तो 100% से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से 5 से इसको कर देंगे 20 बार 20 दिया हो जाएगा 60%। आई होप चीजें समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर 60% क्या है? 60% पुरुष है, तो जाहिर सा बात है पुरुष ज्यादा रहेगा गांव घर में। आगे बात करते हैं। नहीं, दोनों तो बराबर ही हो सकता ना, जितनी आप समझ लीजिए, उसमें हम बात नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, कहता है कि 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक कोई 700 मीटर लंबी ट्रेन है। कितना मीटर भाई? 700 मीटर, यानी कि 700 मीटर का कोई एक लंबी ट्रेन है, 700 मीटर का ट्रेन, जिसका रफ्तार यहां पर दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रही है ट्रेन, ठीक है। आगे अगर पढ़िएगा तो कहता है कि यदि यह 72 सेकंड में एक पुल को पार करती है, यानी कि एक कोई पुल है, यहां पर एक पुल है, इस पुल को पार करने में 72 सेकंड का समय लेती है, 72 सेकंड का समय ले रही है। तो सवाल चाह रहा कि बताइए भैया पुल का लंबाई कितना है, यानी कि हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई को हम यहां से पी मान लेंगे और कुछ करेंगे नहीं। आपको इस ट्रेन में जब भी सवाल आए ना, ट्रेन में सवाल जब भी आएगा तो एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। होता है कि नहीं होता? तो देखिए ट्रेन का स्पीड कुछ दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड के जगह पर स्पीड बैठाइए, आंख को बंद कीजिए, पहले स्पीड बैठाएंगे तो 60, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना यहां पर कर देंगे। बराबर है तो बराबर लगाइए और इस कलर को चेंज कीजिए, कलर बहुत खतरनाक दिख रहा है यहां पर। तो ठीक है। अब डिस्टेंस कितना? 700 मीटर, तो 700 मीटर डिस्टेंस है ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म यानी कि पुल का भी दूरी कुछ होगा, तो पुल का भी दूरी को लेंगे। और नीचे क्या करेंगे? नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम कितना लग रहा है? 72 सेकंड का। आप काटने का प्रयास कीजिए, देखिए 18 चौक 72 कटेगा। जब इसको गुना करेंगे तो 60 पंचे कितना होगा? 300, 300 फिर गुना होगा 4 से, तो 3 चौके 1200 हो जाएगा, 300 गुना 4 1200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 1200 जो है वो बराबर होगा 700 प्लस पी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो पी बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा? ये 700 यहां आ जाएगा, यानी कि 1200 माइनस 700 हो जाएगा। एक बार लिखिए देते हैं, ठीक है। तो इससे ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 500 मीटर, यानी कि जो इसका लंबाई है पुल का वो कितना है? 500 मीटर लंबाई है। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि राजू के पिता ने राजू से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जो कि एक पूर्ण वर्ग है और 12, 18, 24, 27 से विभाज्य है। राजू जो है ना, देखिए राजू का पिता घर में है, उसने बुलाया अपने बेटे को कि बेटा
एक ऐसा नंबर तुम लेके आओ कहीं से जो कि पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग हो और जो तुम नंबर दिए गए ना इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी इस टाइप के सवाल मिले ना तो अंतिम में देखिएगा कि से बोल रहा है कि के बोल रहा है। अगर से बोलेगा ना तो जो नंबर दिया गया सबका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा। अगर के बोलता है तो सबका आप क्या कीजिएगा एचसीएफ निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर हम तो ये मतलब कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला नंबर से सबसे बड़ा वाला नंबर होता है यहाँ पर 27। तो 27 को तोड़ के लिखिए, 27 को तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुना 27 को तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद अब 24 आएगा तो 24 को तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 24 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 दुगने 4 4 तिया 12 12 दुगने 24, यही होगा क्या 2 दुगने 4 4 दुगने 8 या 24। तो 24 में से देखिए 3 तो पहले से अवेलेबल है, 3 तो पहले से ही है तो 3 को नहीं लेंगे, बाकी 2 जो है सबको ले लीजिए आप 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए अब 18 का क्या हो जाएगा 2 नाम 18 यानी कि 2 गुना 3 2 तिया 6 तिया 18। तो ये तीनों संख्या जो है ना 2 और 3 पहले से है तो इसको नहीं लेना है। तो 12 का क्या होगा 2 गुना 2 दुगने 4 4 तिया 12। तो ये भी कोई काम यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका जो मल्टीपल होगा ना ये सभी संख्या क्या होगा ये 12 से विभाजित होगा। लेकिन अब पूर्ण वर्ग है ना नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता चल गया भैया कि ये जो चारों नंबर है ना ये इससे पूरा कट जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप पूर्ण वर्ग चेक करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए क्या होता है दो दो संख्या का पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर 3 2 बार है, 3 2 ठो है तो इसका पेयर बनेगा, लेकिन यहां पर 3 जो ये है ना इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो अगर एक 3 और आ जाता भैया तो पूर्ण वर्ग बन जाता। उसी प्रकार से 2 यहां पर ये इसके साथ जोड़ा बनाएगा, लेकिन ये 2 की कमी है तो 2 अगर और एक ठो आ जाता किधर से ना तो पूर्ण वर्ग बन जाता। यानी कि एक 3 और एक 2 की कमी थी तो पूर्ण वर्ग अब बन जाएगा। तो आप गुना कर दिए 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया हो जाएगा 81। तो 81 रखेंगे। अब 2 वाला को गुना कर दिए 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16। अब इसको गुना कर दिए 16 एकम 16 के 6 हाथ में 1 16 128 और 1 129। यानी कि ये जो 12 से 96 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और ये 12 से 96 इन चारों नंबर से कटेगा। तो आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। आ जाइए अगला सवाल कहता है कि एक दुकानदार ने 32 नींबू 1 रुपए में 40% के हानि पर बेचा। मतलब एक दुकानदार 32 नींबू को 1 रुपए में बेचता है तो एक नींबू का दाम कितना होगा 1/32 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी प्रकार से ट्रिक है इसको बनाने का। यहां पर अनुपात ले लेंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 60% हानि पर बेचा। तो 60% हानि पर बेचा मतलब कितने में बेचा 60 में बेचा। अब यहां पर समानुपात ले लीजिए। आगे कहता है कि 20% पर लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो 1 रुपए में कितने बेचेगा यानी कि एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा तब यही नहीं होगा 1/x, क्योंकि दाम तो हमें पता नहीं है तो कितना 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 दाम में बेचेगा था कि 20% लाभ होगा। अब 20% का लाभ मतलब कितना है 120। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक नियम कानून होता है आपको पता होगा। इसका नियम कानून क्या है, इसका बाहर बाहर गुना होता है अंदर अंदर गुना होता है। तो 101/32 गुना 120 और बराबर हो जाएगा 60 गुना 1/x का। तो आप काट दीजिए 60 दूने 120 होगा, 2 से काट देंगे 16 बार में। तो ये जो x है ना इसका डायरेक्ट वैल्यू है ऊपर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 16। आगे सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। कहता है कि एक निश्चित धनराशि 10,000 की राशि 5 वर्ष और 11,600 की राशि 7 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर दी जाती है तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। भैया देखिए 5 वर्ष में कितना होता है 5 वर्ष में हो रहा है यहाँ पर 10,000 यानी कि 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर हो गया 10,000 आपका। ठीक है 10,000 और आगे दिया गया कि 11,600 को कितना में 7 वर्ष में दिया जाता है। तो 7 ईयर्स में 11,600 11,000 क्यों नहीं लिखा रहा भाई, ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा, माफ कीजिएगा भैया पता नहीं यार कैसे हो जाता। तो 11,600 यहाँ पर 11,600। तो देखिए 5 साल से 7 साल आने में 2 साल का गैप 2 साल बढ़ा और 2 साल में ब्याज कितना बढ़ गया 10,000 से 11,600 यानी कि 1600 बढ़ा है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 16 से 200 भाग करेंगे 800 हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 800 रुपए। अब ये वाला जो नंबर है ना ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये P प्लस इंटरेस्ट है, मतलब प्रतिवर्ष ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो टोटल यहां पर कितना है 10,000। मूलधन कैसे निकालेंगे देखिए टोटल यहां पर 10,000 रुपए है तो 10,000 लिखेंगे 10,000 माइनस कर देंगे। हर साल इसमें 800 रुपए का ब्याज देता है तो ये 5 ईयर का वैल्यू है। तो 1 साल में 800 रुपए तो 5 साल में कितना 8 पंचे 40 यानी कि 4,000 रुपए कितना हो गया 4,000। तो 10,000 में से 4,000 घटेगा तो बचेगा कितना 6,000। तो 6,000 क्या हो जाएगा मेरा ये प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 का 800% निकाल दीजिए हो गया आंसर। तो देखिए ब्याज कितना है 800 रुपए किस पर भैया
6000 पर, 6000 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, आप 100% से गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दिए, 2 से 3 बार में, 2 से 40 बार में। और 3 से 40 को जब भगा कीजिएगा ना, तो भगा करने का तरीका भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको यहीं पे भगा करना, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक है। 3 से 1 को बार में दीजिए, 1 गया तो 10 बचेगा, फिर 3 से 3 बार में दीजिए तो आएगा 10, 10 में से 9 घटे को ऊपर रख दीजिए, जितना से भागा दे रहे हैं उसको नीचे, यानी कि इतना परसेंट, 13.1/3%। बस आंसर के बगले में आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है। आगे सवाल पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक बॉय, समझ गए ना भैया, एक बॉय मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, 3 दिन में कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे पता है कि यदि एक पुरुष यानी कि एक मैन उसी काम को कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करता है। चलिए ठीक है। आगे अगर पूछा जाए तो 18 दिन में पूरा करता है। कौन? एक लड़का उसी काम को अकेला 18 दिन में, यानी कि बॉय आएगा तो उसी काम को 18 दिन में वो निपटा देता है। तो सवाल चाह रहा महिला ही पूछेगा, हमको पता है कि महिला उस काम को अकेले कितना दिन में करेगी, यानी कि महिला के बारे में पूछा गया, महिला उस काम को अकेले कितना दिन में करेगी। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेके हमारा अपना काम को निपटा देते हैं, टोटल काम को निकाल लेते हैं। टोटल काम 18 हो गया, और इस 3 से अगर 18 को भाग देंगे तो ये 6 मेरा इफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ पर 6, और 6 अगर इफिशिएंसी आ जाता है तो अच्छा बात है। और 6 से 3 को काट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 6 से 3 बार में, या 18 का 1 बार में, यानी कि मैन प्लस वोमेन प्लस बच्चा तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है, जबकि मैन जो है वो अकेले एक दिन में 3 काम, यानी यहां पर ये 3 काम करता है अकेले। और बी है, बी एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम, तो 3 और 1 4 काम हो गया टोटल। तो 6 काम बनाने के लिए यहां पर क्या भरना होगा, 2 भरना होगा कि नहीं भरना होगा, बताइए। तभी तो 6 होगा। तो 6 होगा। तो ओमेन एक दिन में कितना कर रहा है, 2, टोटल काम कितना है 18, एक दिन में कर रहा है 2, कितना दिन का समय लग जाएगा, 9 डेज का समय लग जाएगा। कहीं दिक्कत है क्या, बताइए। तो ये वाला आंसर हो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये एलसीएम पूछा गया भैया, एलसीएम वाले से बड़ी सवाल पूछता है यार। एलसीएम कुछ है ही नहीं, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर अभी हमको एलसीएम पूछा है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे का एचसीएफ, दोनों नंबर का गैप को देख लीजिए, 5 है, 5 सबको काट पा रहा, बिल्कुल काट पा रहा, तो नीचे 5 हो गया। तो 12/5 अगर ऑप्शन में दिख रहा तो सही उत्तर है, और नहीं दिख रहा तो इसका मतलब हम लोग गलत बना रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3 संख्या 3x मतलब 3 5 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है। 840 है उसका लघुत्तम समावर्तक, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, उनका महत्तम समावर्तक निकालना है। देखिए 3 संख्या है, इसको क्या करेंगे, 3 संख्या, पहला वाला को मान लेते हैं 3x, दूसरा वाला को मान लीजिए 5x और तीसरे को मान लीजिए 7x। इस तीनों का अगर एलसीएम लेंगे हम तो 3 5 15 7 105, 105 और x है तो x रखेंगे। तीनों का एलसीएम 105 हम निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल दे रखा है क्या, 840 है, तो इसके बराबर 840 होगा। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 840 बटे हो जाएगा 105। चलिए भैया काटिए तो फटाफट उड़ा दीजिए। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 छोक 30 और 5 चौक 30 और 4 बचेगा तो 5 अट्ठे 40। फिर कितने से काट देंगे, फिर 3 से काट दिए, 3 5 15, 3 छोक 18, 3 से 7 बार में 7 अट्ठे 56, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 8। हमें चाहिए क्या, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या मिल रहा है, सब में देखेंगे तो x मिल रहा है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 10%, 20% और 25% की छूट की श्रृंखला में बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया 10% है तो 10% को सीधे इसका फ्रैक्शन वैल्यू को लिखने आना चाहिए आपको। 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 10 में खरीदा, 1 रुपए का छूट दिया तो 9 में बेचा, ठीक है। उसके बाद 5% का मतलब होता है 1 उसके बाद 20% है, माफ कीजिएगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये सब कैसे हो रहा है, हमने रट रखा है, हमने कैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 20% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 हो गया कि नहीं हो गया। तो बस आपको याद रखना है माइंड में। तो 5 में कोई चीज हम खरीद रहे हैं, 1 रुपए का छूट दे रहे हैं, तो 5 में खरीद के 1 रुपए छूट दिया तो 4 में बेचे, सही बात है। आगे देखिए 25% है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/4 होता है, नीचे 4 है तो 4, 1 की कमी मतलब 3। अब देखिए अब कंडीशन क्या होता है कि ये वाला लाइन अगर इस लाइन के काटने के लायक है तो हम काटेंगे, ठीक है। तो जैसे 4 से 4 यहाँ पर काट दीजिए, फटाक से काटेंगे, जैसे ही काटेंगे तो आपके सामने ये आएगा 10 पचे आ जाएगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर 9 हो जाएगा 27। तो देखिए
कितने का छूट मिल रहा है यहाँ पर 50 में से 27 घटाएंगे तो 23 का छूट मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा 50 है तो 50, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो 50 दूने 100 और 23 दूने हो जाएगा 46। 46% की क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये हो जाएगा सही उत्तर। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल कहता क्या है वो देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है, बात सही है। उसके मौस और लौसों का क्रमशः 3 और 105 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पता करना है। तो दो संख्या जो बात कर रहा है वो आपको पता है ना? आपको पता है ना? ये हमको पता है। तो क्या करेंगे? उसको x मान लेंगे। मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं पहला जो संख्या है ना, पहला संख्या को हम x मान लेते हैं कि पहला संख्या भैया x है, और दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या मेरा y है। ये बराबर है, दूसरा संख्या y है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग होता है, तो व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा? इसका उल्टा मतलब 1/x प्लस 1/y। कोई दिक्कत? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे x y आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस y। कोई दिक्कत? दो संख्याओं का योग जो है वो सवाल दे रखा है, वो आपको देखिए दो संख्या क्या, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, और दोनों संख्या का योग जो है ना वो आपको सवाल में नहीं दिया। बोलिए, दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आपको पता ये करना है कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बहुत बार सवाल में पढ़े हैं, एकदम छोटा से पढ़ रहे हैं कि पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। पहला संख्या मेरा क्या है? x है, दूसरा संख्या क्या है? y। तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? एलसीएम यहाँ पर कितना है? 3 गुने 105। कोई दिक्कत है? यानी कि x y की जगह पर 3 गुना 105 बैठा देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत होगा? बैठा सकते हैं आराम से। अब देखिए काटिए, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 गुने 6, अब फिर से 3 से कल चल जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 4 12। इसका आंसर होगा 4/35, लेकिन इसका टाइप मिस्टेक है, माफ कर दीजिएगा हमको थोड़ा सा। 3/35, 4 माफ कीजिए 4/35 होगा। ये आगे पीछे लिखा गया है तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है, माफ कीजिएगा। अगले सवाल पर बात करते हैं, आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, आंसर है। अगला सवाल कहता है कि 50 वस्तुओं का माध्य 24 है। 50 वस्तुओं का माध्य क्या है? 24 है। 50 वस्तु का क्या है? माध्य कितना है? 24 है। माध्य बोले या एवरेज बोले, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो वस्तुओं को गलती से 38 और 77 के बजाय 38 और 77 के बजाय 38 और 77 के बजाय 83 और 17 पढ़ा गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, के बजाय के पहले जो चीजें होता है ना वो मेरा ओरिजिनल होता है। के बजाय के पहले जो भी चीजें होगा, के पहले जो भी चीजें होगा वो ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, के बजाय के पहले, इस बात को हमेशा फिट रखिएगा। तो जो ये बजाय के गलती पड़ दिया, तो गलती पड़ दिया तो उसको हटा देते हैं भाई। जैसे यहां पर देखिए 38 प्लस 77 है, तो इसको रखेंगे, और गलती से पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? 83 और 17। यहाँ पर 83 माइनस 17 को हटा दीजिए, 83 प्लस 17 को हटा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 8 7 15 हो जाएगा, और 7 3 10 और 11, 115 आ जाएगा, माइनस है 7 3 10 और 9 1 10, तो यानी कि कितने का? यहाँ पर 15। तो ये जो 15 आया ना, 15 को इस 50 संख्या 50 वस्तुओं में बांट दीजिए, तो बांट देते वस्तु कितना? 50, तो 5 या 15, 5.50 यानी कि 0.3। तो 0.3 अगर प्लस में आया है तो इसका मतलब उस माध्य में 0.3 बढ़ेगा, तो यानी कि 24.3 हो जाएगा। अगर माइनस में आता तो घटा देते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो 24.3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी 7 दिन में करता है, तो यदि एकांतर रूप से काम को करेगा, करने के लिए करते हैं, माफ कीजिएगा हम फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 7 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से एक दिन के लिए कार्य करते हैं तो कितने समय में कार्य पूरा होगा यदि ए से कार्य आरंभ होता है? इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन आपको दिमाग लेने की उतना जरूरत नहीं है। हमारा जितना काम है हम उतना ही चीजें पढ़ेंगे, बाकी जो दिया गया वो अपने रखो भाई, तुम्हारा चीजें हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी तो यहाँ से हटना ही है। क्योंकि आपको पता है, और क्या ही पता होगा, आपको पता है कि देखिए ए जो है ना, ए एक दिन में कितना कर रहा है? 6 काम कर रहा है, और बी कर रहा है एक दिन में 7 काम। कोई दिक्कत वाली बात? दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 काम। इफिशिएंसी का बात कर देंगे तो इफिशिएंसी यहीं से निकल जाएगा, 6 7 42 और यहाँ पर 7 चौक 42। यानी कि देखिए एकांतर का मतलब क्या है? एक एक दिन आएगा, पहले ए आएगा, पहला दिन काम करेगा ए, अगर कुछ बचेगा तो बी दूसरा दिन आएगा यहाँ पर, उस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ए आएगा पहला दिन, ए आएगा तो ये 7 काम कर देगा, 7 काम कर देगा। बी आएगा फिर तो ये 6 काम कर देगा। तो देखिए ए आया और बी आया, तो दोनों अगर आया तो दोनों कितना काम कर दिया? 7 13 काम कर दिया। यहाँ पर 13 काम किया, तो ये पहला दिन किया है और ये एक दिन किया, तो टोटल दिन कितना हो गया? 2 दिन। 2 दिन काम हो गया, ठीक है, 2 दिन में 13 काम हो चुका है। तो देखिए ट्रिक क्या होता है कि ये जो है ना, इसको हम टोटल
से पहाड़ा पढ़ते हैं। कटता है तो ठीक बात है, नहीं कटता है तो उससे लमसम तक जैसे पहुंच जाए हम, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 बार में ज्यादा होगा तो 3 बार में जब इसको गुना कीजिएगा ना तो 13 तिया हो जाएगा 39। तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 3 से गुना करना होगा, यानी कि 6 दिन का काम हो गया अभी तक। 42 तक जाने के लिए और कितने काम का जरूरत है? 3 काम का। तो अब ये जो 3 है ना, तो फिर देखिए पहला दिन ये आया, दूसरा दिन ये आया, तो ये 3 काम को करने के लिए फिर कौन आएगा? ए ही आएगा। तो ए जो है ना वो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो एक यूनिट काम करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? तो 1/7 दिन का। तो 3 काम कराना है, तो 3 काम कराने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? 3/7 का समय लग जाएगा। तो प्लस 3/7 यहाँ पर जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 6.3/7 प्रति 6 बटे इतना दिन लग जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं 6.3/7 यानी कि ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये जो सवाल है ना इसको हम खुद ही बनाए हैं, तो हमें भी बहुत मजा आता है ये सब टाइप वेप करने में। तो देखिए कैसे किस तरह के डिजाइन किए हैं, बहुत टाइम भी लगता है यार। ठीक है, इस सवाल को देखिए। इस सवाल कहता है कि विभाग जो जी है, जी के कर्मचारियों की संख्या बी के विभाग सी के कर्मचारियों से डैश अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि, यही नीचे प्रतिशत है तो प्रतिशत वृद्धि। तो जी कहाँ है खोजिएगा भाई। पहले जी के विभाग जी और विभाग सी दोनों के बारे में बात करा कि जी का कितना परसेंट कर्मचारी सी से अधिक है, सी से अधिक है। जिसके बारे में बात करेगा वो उसको हमेशा नीचे रखना परसेंटेज में, तुलना में जब भी बात करेगा। तो देखिए जी जो है ना, जी का यहाँ पर देखिए ग्राफ यहाँ तक गया है, मतलब ये यहाँ पर 400 और 300 के बीच में 350, 400 300 के बीच में 350, यानी कि जी का यहाँ पर 350 कर्मचारी है। और सी का बात करें तो ये सटीक तरीके से दिया गया है 200, यहाँ पर 200। तो देखिए कह रहा कि जी सी से कितना कर्मचारी अधिक है, जी से सी। तो सी जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो अधिक कितना है, इससे यहाँ पर 150 ना अधिक है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए अपना आंख को बंद कीजिए, 100% लगा दीजिए दुनिया में कहीं भी एकदम। तो 100 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये चल जाएगा 75 बार में, यानी कि 75% अधिक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो कैसा रहा क्लास जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।